मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज मैं आपको एक बड़ा ही मज़ेदार वाक़या सुनाने वाला हूँ। ये काफ़ी अरसे पहले की बात है कि मैंने एक सफ़र किया जो मेरी ज़िंदगी का एक यादगार सफ़र था। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं पाकिस्तान के एक ज़िले रहीम यार ख़ान में रहता हूँ, जो कि इस नक्शे पे आपको नज़र आ रहा है। रहीम यार ख़ान के करीब करीब 2 सहरा हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ये जो मिट्टी का रंग नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बहावलपुर का शहर है, इसको चोलिस्तान का सहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलिस्तान का सहरा। और इसी तरीके से अगर आप नीचे की तरफ आएँ तो ये सिंध का सूबा शुरू होता है और यहाँ पर ये जो मिट्टी का रंग आपको नज़र आ रहा है, ये थर का सहरा है। ये थर का सहरा हो गया, ये चोलिस्तान का सहरा हो गया। बीच में ये सब्ज़ रंग के बड़े बड़े मैदान हैं जो पंजाब में भी हैं और सिंध में भी हैं। और फिर अगर हम और बाईं तरफ जाएँ तो यहाँ पर पहाड़ियाँ, ये पहाड़ी इलाके हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा हल्की हल्की जो है काले रंग की और मटियाले रंग की जो है ना, ये पहाड़ी इलाका है। तो मैं रहीम यार ख़ान में था और मुझे एक सफ़र करना पड़ा। और मुझे कहाँ जाना पड़ा? पाकिस्तान की एक बंदरगाह की तरफ। तो पाकिस्तान के पास कितनी बंदरगाह हैं? वैसे तो बहुत हैं, पर मशहूर जो हैं वो हैं कराची, कराची और गवादर। गवादर बलूचिस्तान में है और कराची सिंध में है। तो मुझे जाना पड़ा रहीम यार ख़ान से कराची। तो जब मैं रहीम यार ख़ान से मैंने अपना सफ़र शुरू किया तो रहीम यार ख़ान के पास तो सहरा है, पर रहीम यार ख़ान काफ़ी सरसब्ज़ इलाका है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आएगी, घास वगैरह जो है वो नज़र आएगी। पर जो जो हम आगे गए तो हमें एक जगह पर रेगिस्तान नज़र आया। ये थर का रेगिस्तान है। और हम इससे गुज़रते हुए कराची गए और वहाँ दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि आज हम जो हैं वो सी व्यू और क्लिफ्टन चलेंगे, यानी कि साहिल समंदर चलेंगे कराची में। कराची के समंदर पे मैंने एक अजीब चीज़ देखी। मैंने वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी देखी जिनको मैंने पहले भी कहीं देखा था, और वो चीज़ ये थी, ये छोटे 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 बीज नुमा चीज़ें। क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज़ देखी है? क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है? ये शार्क मछली के अंडे हैं। ये क्या हैं? ये एग हैं शार्क मछली के। और अगर आप इंटरनेट पे जाएं और इसको सर्च करें तो आपको इस किस्म की तस्वीरें जो हैं वो नज़र आएंगी। ये एक एग है शार्क मछली का और उसमें एक छोटी सी शार्क मछली जो है ये आपको नज़र आ रही है। तो ये शार्क मछली क्योंकि समंदर में होती है और वहाँ पर वो अंडे देती है, तो इसलिए उसके अंडे जो है वो साहिल समंदर पर नज़र आए। मैंने अपने दोस्तों को भी दिखाए, उन्होंने भी देखा और उन्होंने कहा कि इसमें से तो फिर हमें शार्क नज़र आएगी। और साथ मुझे कुछ और लोगों ने बताया कि यहाँ पर कई मरतबा बड़ी बड़ी वेल मछलियाँ जो हैं वो समंदर के साहिल पे आ जाती हैं। बच्चे उनके साथ खेलते हैं और फिर उनको दोबारा पानी में फेंक दिया जाता है। जिस तरह के ये भी एक वेल मछली की ही किस्म है जो आप देख रहे हो, जो कि कराची के साहिल पे आई हुई है और बच्चे जो हैं इसके साथ खेल रहे हैं और कुछ देर बाद इसको समंदर में दोबारा डाल दिया जाएगा। हम फिर वापस आ गए। हमने बस पर सफ़र किया। ये बस मुझे पसंद थी इसलिए मैंने इसकी तस्वीर लगा दी। वैसे तो बस कोई और थी, पर इस किस्म की प्यारी बसें सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती हैं। तो इतनी प्यारी बस जो थी उसमें हमने सफ़र किया, इस जैसी ही थी। और वापसी पर हम रहीम यार ख़ान में नहीं रुके, बल्कि मेरा एक दोस्त जो है वो चोलिस्तान में रहता था, तो उसने मुझे कहा कि आओ सहरा में चलते हैं और चोलिस्तान की सैर करवाते हैं। तो हम रहीम यार ख़ान की बजाय चोलिस्तान चले गए। चोलिस्तान जहाँ हम रुके वहाँ पर बड़ी अजीब चीज़ें नज़र आईं। और वो क्या चीज़ें थीं मैं आपको भी दिखाता हूँ। अगर आप देखें वहाँ पर तो हमें ये एक चीज़ नज़र आई। ये क्या चीज़ है? पहले हम भी नहीं समझ सके कि ये क्या चीज़ है, पर जब हमने इसको थोड़ा सा खोदा और देखा तो हमें एहसास हुआ कि ये तो वेल मछली के दांत हैं। वेल मछली के दांत। पर वेल मछली के दांत सहरा में क्या कर रहे हैं? रेगिस्तान में क्या कर रहे हैं? डेजर्ट में क्या कर रहे हैं? वेल मछली तो समंदर में होती है। वेल मछली तो या शार्क मछली जो है, मैं वेल मछली कह गया, एक्चुअली ये शार्क मछली के दांत थे। शार्क मछली तो डेजर्ट में होती है। हमें मिट्टी में एक काले रंग की चीज़ नज़र आई। जब हमने उसको निकाला तो पहले तो हमें समझ ही ना आई कि ये क्या चीज़ है।
फिर मेरा एक दोस्त बोला कि ये तो मुझे कोई दांत लगता है, किसी का दांत है। और जब हमने गौर किया तो वो किसका दांत था? शार्क का। पर शार्क का दांत रेगिस्तान में क्या कर रहा है? शार्क तो समंदर में होती है, तो फिर रेगिस्तान में इतनी दूर उसका दांत कैसे आ गया? तो मेरा दोस्त कहता है शायद कोई अपने साथ शार्क का दांत लेके आया हो और वो यहाँ पर जो है उससे रह गया और इस वजह से शार्क का दांत आ गया, वरना शार्क का दांत रेगिस्तान में तो नहीं आ सकता। हम ये सोचते हुए आगे चल पड़े। अब जब आगे गए तो आगे क्या देखा? हमें एक पत्थर पर ये एक फॉसिल नज़र आया। हमने कहा ये किस चीज़ का प्रिंट है? तो मेरा दोस्त बोला ये तो क्रैब का प्रिंट है, ये तो केकड़ा लग रहा है, केकड़ा। वाकई ये तो केकड़े का प्रिंट है, पर केकड़ा तो समंदर में होता है। ये देखें, ये केकड़ा है और ये तो हमेशा दरियाओं में या समंदरों में देखा जाता है, और हमने कभी रेगिस्तान में कोई केकड़ा ज़िंदा देखा तो नहीं, तो फिर केकड़ा रेगिस्तान में कैसे आ गया? इसको तो दरिया में होना चाहिए या समंदर में होना चाहिए। अब हम थोड़े से परेशान हो गए कि ये हो क्या रहा है। हम फिर आगे चल पड़े। आगे गए तो हमें मछली का फॉसिल मिल गया। अब तो मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि ये हम किस जगह पर आ गए हैं कि यहाँ पर है तो सहरा, पर हर चीज़ समंदर की मिल रही है। तो मुझे कुछ कुछ शक होना शुरू हो गया। मैंने उनको कहा मेरे जहन में एक आइडिया है, हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा जो बड़े अरसे से रह रहा हो, हम उससे पूछते हैं कि ये ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता इस जगह के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जो है वो है जो समुंदर में होनी चाहिए और उसके फॉसिल्स मिल रहे हैं। इसका मतलब पहले यहाँ पर मछलियाँ भी थीं, पहले यहाँ पर केकड़े भी थे, यहाँ पर शार्क मछली भी थी। और फिर थोड़ी दूर हम गए तो हमने पहली मर्तबा ज़िंदगी में एक प्लांट का फॉसिल भी देखा। जी, प्लांट के फॉसिल्स भी होते हैं, प्लांट के फॉसिल्स भी होते हैं। जब प्लांट मर जाता है, सूख जाता है, तो वो ज़मीन के नीचे चला जाता है और उसके फॉसिल्स बाद में लोग खोद खोद के पेलेंटोलॉजिस्ट निकाल लेते हैं। तो जिस तरह जानवरों के फॉसिल्स होते हैं, इस तरह के प्लांट के फॉसिल्स भी होते हैं। और मैं इसी लेक्चर में आगे आपको और फॉसिल्स भी दिखाऊंगा और फिर आपको पता चलेगा कि प्लांट के फॉसिल से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं तारीख़ के बारे में जो हमें वैसे नहीं पता चली। तो ये अब एक दरियाई पौधे का फॉसिल था, ये तो एक पौधे का फॉसिल था। अब हम बड़े हैरान हुए और हमने फिर एक करीबी एक आदमी से जाके कहा कि यहाँ पर हमें लगता है कि किसी ज़माने में या तो समंदर था या दरिया था। तो वो मुस्कुराया और वो कहता है जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर कुछ अरसे पहले एक दरिया बहता था रेगिस्तान में, उसमें मछलियाँ भी थीं, उसमें केकड़े भी थे, उसमें जो समंदर और दरियाओं में होने वाले पौधे भी थे, सब चीज़ें थीं। पर फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो दरिया सूखना शुरू हो गया। जब वो दरिया सूखना शुरू हुआ तो उसकी सारी चीज़ें, मछलियाँ वगैरह मरनी शुरू हो गई और उनके फॉसिल्स जो है वो रह गए। और दरिया सूखता कैसे है? ये एक छोटी सी एनिमेशन है जो एक छोटी सी लेक, तालाब या झील होती है, वो सूख रही है। और आपने देखा होगा कि ये 2000 से शुरू हुई, 2000 से शुरू होती है ये, और फिर 2001, 2002, 2003, 4 में आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो जाती है और 2014 तक ये पूरी सूख जाती है। तो इसी तरीके से वो दरिया सूखा। पर अगर वो दरिया सूख गया तो फिर मछलियाँ कहाँ जाती? वो तो पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, दरिया के जानदार जो हैं, वो वक्त के साथ साथ मर गए। तो ये बड़ी हैरानकुन चीज़ थी। फिर मुझे एक और वाक़या याद आया। ये वाक़या है एंटार्कटिका बर्र-ए-आज़म का। बर्र-ए-आज़म एंटार्कटिका, ये अगर आप नीचे देखें तो आपको सफ़ेद रंग का ये जगह नज़र आ रही होगी, ये बर्र-ए-आज़म एंटार्कटिका है। ये बहुत सर्द बर्र-ए-आज़म है, हर वक्त बर्फ़ होती है। यहाँ पर सिर्फ 2 जानवर ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दर्जा हरारत होता है वो -30 सेंटीग्रेड से भी नीचे होता है, -30 सेंटीग्रेड से भी नीचे होता है। यहाँ पर रहते हैं या तो पेंगुइन्स, जो आपने कार्टून मूवीज़ में देखे होंगे, कार्टून्स में देखे होंगे, तो पेंगुइन्स जो है वो बर्फ़ानी इलाकों में एंटार्कटिका में रहते हैं। या रहते हैं सील्स, बिल्कुल ये एक सील है।
सील्स जो है ना वो रहते हैं, इसके अलावा वहाँ पर कोई जानवर नहीं रहता, और दरख्त तो बिल्कुल ही नहीं होते क्योंकि बर्फ़ानी इलाकों में दरख्त नहीं होते। पर आज से कुछ अरसे पहले दो साइंसदान गए, उन्होंने जाके वहाँ पर कुछ रिसर्च की और उन्होंने कुछ जगह खोदी। जब उन्होंने कुछ जगह खोदी तो बर्फ़ के नीचे से उनको कुछ फॉसिल्स मिले, कुछ फुटप्रिंट्स मिले, और वो फॉसिल्स किस तरह के थे, इस तरह के। ये किस चीज़ का फॉसिल है? क्या ये किसी जानवर का फॉसिल है? नहीं, ये तो किसी पौधे का फॉसिल है, और पौधा भी कुछ जाना पहचाना लग रहा है। आपने ऐसे पौधे देखे होंगे, इनको कहते हैं फर्न, FERN, फर्न। फर्न ये हमारे आम पाकिस्तान में भी होते हैं, और भैंसें और गायें इसको बड़े शौक़ से खाती हैं। तो ये जंगलात में होते हैं, जंगलों में होते हैं, अमूमन खेतों में होते हैं। और कैसा होता है ये पौधा? ये अब आपको ये इस तरीके का, और ये बड़े पौधे हमारे पास हैं। तो साइंसदानों ने सोचा कि अंटार्कटिका में फर्न कैसे आ गई, ये तो जंगलों में होती है, ये बर्फ़ानी इलाकों में कैसे आ गई। तो फिर उन्होंने ये रिसर्च की तो पता चला कि किसी ज़माने में अंटार्कटिका पे भी जंगलात होते थे, वहाँ पर पौधे होते होंगे, वहाँ पर बड़े बड़े जंगल होते होंगे, तभी तो ये फ़र्न वहाँ पर आई है। अदरवाइज़ तो ये फ़र्न जो है वो वहाँ पर नहीं मिल सकती। तो पहले हो सकता है कि अंटार्कटिका किसी ज़माने में जंगल हो, जो कि अब पूरा का पूरा बर्फ़ानी इलाका है। कुछ अरसे पहले मैक्सिको, ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। अगर आप इसमें देख रहे हो तो ये पूरी गल्फ़ है, खलीज है, ये खलीज है, इसके 3 तरफ पानी है और एक तरफ जो है वो। तो इसमें एक बहरी जहाज़, एक स्टीमर जो है, एक छोटा जहाज़ जो है वो जा रहा था, उस पर कुछ लोग थे। उन लोगों ने देखा कि उनको ये वो जहाज़ जा रहा था। अब उस जहाज़ में जो लोग थे उन्होंने देखा कि कुछ जगह पर उनको बहुत ज़्यादा मछलियाँ नज़र आती हैं समंदर में, और वो एक ही जगह पर होती हैं। अब वो बड़े हैरान हुए कि ये इस जगह पर इतनी ज़्यादा मछलियाँ क्यों होती हैं? क्या समंदर के नीचे इस जगह पर कोई ख़ास चीज़ है कि इतनी ज़्यादा मछलियाँ नज़र आती हैं? तो उनमें से कुछ स्कूबा डाइवर्स जो थे, स्कूबा डाइवर ये होते हैं जो आपने देखे होंगे कि कुछ लोग स्पेशल जो है कपड़े पहन के और ऑक्सीजन लेके समंदर के नीचे चले जाते हैं, उनको स्कूबा डाइवर कहते हैं। स्कूबा डाइवर, बिल्कुल। तो स्कूबा डाइवर्स जो हैं वो नीचे उन्होंने छलांगें लगाईं और वो देख रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिनके पीछे मछलियाँ बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो वो नीचे जाके समंदर में तो हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ पर तो बड़े बड़े दरख्तों की जड़ें थीं और दरख्त पड़े हुए थे। उन्होंने देखा ये कौन सा दरख्त है, तो उनको याद आया ये तो साइप्रस दरख्त हैं। साइप्रस दरख्त आपने देखे होंगे, ऐसे दरख्त। पर समंदर की तह में साइप्रस दरख्त क्या कर रहे थे? तो साइंसदानों को ये ख्याल हुआ कि किसी ज़माने में बहुत पहले इस जगह पर समंदर की बजाय जंगल थे, जंगलात थे या मैदान थे जिनमें साइप्रस दरख्त उगे थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो ज़मीन का हिस्सा है ये पानी के नीचे आ गया। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित ये हुआ कि आज जो हम खुश्की को देखते हैं, हो सकता है वो पहले किसी ज़माने में समंदर हो, और जिस समंदर को हम आज देख रहे हैं दुनिया में, हो सकता है वो पहले किसी ज़माने में खुश्की हो। इन चीज़ों को हम हैबिटेट्स कहते हैं। हैबिटेट ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर जानवर रहते हैं या पौधे रहते हैं, और उनको वहाँ से खाने पीने की चीज़ें और अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मिलती है। उन जगहों को हैबिटेट कहते हैं। मसलन ये एक जंगल हैबिटेट होता है, जंगलात जो हैं जंगल हैबिटेट, क्योंकि जंगल में जानवर रहते हैं तो उनको खाने की चीज़ें भी वहीं से मिलती हैं। मसलन शेर रहता है तो शेर को ज़ेब्रा भी जंगल से मिलता है जिसको वो खाता है। शेर को अगर और चीज़ें चाहिए खाने के लिए वो भी उसको वहीं से मिलती हैं, तो उसको अपनी बाकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी जंगल से मिलती हैं, तो उसको कहीं जंगल से बाहर नहीं जाना पड़ता। तो जंगल एक हैबिटेट है। इसी तरीके से रेगिस्तान भी एक हैबिटेट है। इस हैबिटेट का जो आपके पास जानवर हैं वो सारे अलग अलग होते हैं और वो इस रेगिस्तान में रहते हैं। इसी तरीके से समंदर जो है उसकी भी अपनी मखलूक होती है और उसके भी अपने एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, और वो हैबिटेट है एक।
और फिर मैदानी इलाके जो हैं वो भी एक हैबिटेट हैं, एक किस्म के हैबिटेट के हैं। फिर अगर हम जाएं तो पहाड़ी इलाके जो हैं वो भी हैबिटेट होते हैं, और बर्फ़ानी इलाके भी हैबिटेट होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की हैं हैबिटेट्स, इनसे ज़्यादा भी होती हैं, पर मैंने इस वक्त ये 6 हैबिटेट्स आपको दिखाई हैं। और हर हैबिटेट की वो डेफिनेशन क्या होती है कि जिसमें जानवर और पौधे रहते हैं, और उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से मिल जाती हैं। अगले लेक्चर्स में हम हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो देखेंगे कि उसमें हर हैबिटेट में किस किस्म के जानवर और पौधे रहते हैं।